नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। मैं अनीता यादव आज उपस्थित हूँ आपके सामने अपने नए विषय के साथ। तो बच्चों, आज का विषय लिया है हमने व्याकरण। व्याकरण में अलंकार। अब पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें व्याकरण में अलंकार का महत्व क्या है। कई बच्चों का ऐसा मानना है कि अलंकार बहुत कम अंक के आते हैं, इसलिए उन पे ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें और प्रश्न है और बाकी जो अभ्यास है उसका ज़्यादा महत्व करना चाहिए, उसको ज़्यादा याद करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, अलंकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, या कॉलेज के बाद आप चले जाओ, कॉलेज के बाद भी प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है उसमें भी अलंकार का बहुत महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार हम अपने आप की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में जो कवि हैं वो अपनी कविताएं लिखती हैं अपने कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कविता सुंदर होती है लेकिन उसके सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ गहना या फिर आभूषण। इस प्रकार अलंकार की क्या परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से, जिनका उपयोग करके कवि अपनी कविता का सौंदर्य वर्धन करता है, कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है। चमत्कार उत्पन्न करना सुंदरता को बढ़ाता है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन से होते हैं? वो अलंकार जिसमें कविता के अंदर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, अर्थात कविता में जो सौंदर्य वर्धन किया जाता है वो शब्दों से ही किया जाता है और हम उसको शब्दों से ही पहचान लेते हैं कि ये वो अलंकार है, वो शब्द अलंकार कहलाता है। दूसरा अर्थ अलंकार। अर्थ करने के बाद जब कविता में सौंदर्य वर्धन होता है वो अर्थ अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार हमारा हो गया उभयालंकार। शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब कविता का सौंदर्य बढ़ता है वो उभयालंकार कहलाता है। क्लियर हो गया? अलंकार जिससे कविता की सौंदर्य को बढ़ाया जाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार जिनके शब्दों के द्वारा पहचान की जाती है, अर्थ अलंकार अर्थों के माध्यम से जब कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए, और उसी के बाद उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब कविता में सौंदर्य बढ़ता है वो उभयालंकार कहलाता है। तो आइए इसके बाद शुरू करते हैं। हमारे अलंकार कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात जब कविता में किसी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए आप यहाँ पर आप देखो, यहाँ रे आ रहा है, रा रा रा, अर्थात जहां कविता में किसी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार लगभग आपको हर जगह मिल ही जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अनुप्रास अलंकार आपको मिल ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जहां किसी व्यंजन या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार। इसी के आपको मैं और उदाहरण दूंगी, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण आपको दूंगी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें भी च च च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद अगला अलंकार हम लेंगे यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है 2। यमक अलंकार अर्थात जहां कविता में कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, बार बार प्रयुक्त हो रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तो वो यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा यहाँ पर आ रहा है और एक घटा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन दोनों घटा का अर्थ बिल्कुल अलग।
यहाँ पर घटा से मतलब है बादल, काले बादल, और यहाँ घटा के अर्थ है घटना, कम होना, अर्थात कि जो काली घटा है उसका घमंड खत्म हो गया है, उसका घमंड कम हो गया। या फिर आप ये देखिए, 3 बेर खाती तो वे 3 बेर खाती, यहाँ बेर 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन दोनों बेर का अर्थ अलग है। यहाँ पर इस बेर का अर्थ है 3 बार, यानी कि 3 बार वो खा रही हैं तो वो 3 बेर खा रही हैं। बेर मतलब एक फल, दोनों बेर का अर्थ बिल्कुल अलग है, यहाँ बेर बार और वहां बेर फल। तो ये हमारा हो गया यमक अलंकार। इसी प्रकार इसी का एक और उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कनक कनक से कामिनी मादिकता अधिकाई, ओ खाए बोराई ओहो पाए बोराई। यहाँ 2 कनक का प्रयोग हो रहा है और दोनों ही कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ है क्या कह रहा है कवि, कि दोनों कनक में एक दूसरे से अधिक नशा है। एक कनक को खा के बोरा जाता है और दूसरी कनक को पा के बोरा जाता है। यहाँ खाने वाली कनक का अर्थ है नशीला पदार्थ धतूरा, और पाने वाले कनक का अर्थ है सोना। तो दोनों कनक का अर्थ अलग है। तो यमक अलंकार अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग आ रहा है, वो यमक अलंकार। इसके साथ ही हम नंबर 3 पर लेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। आपको इसी से पहचान हो जाएंगे। बच्चे यमक में और श्लेष में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो यमक को श्लेष और श्लेष को यमक कर देते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यमक माने 2, जो शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार अर्थ अलग आ रहा है तो वो यमक अलंकार। और श्लेष का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ चिपकना, जहां किसी शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपक रहे हो, यानी कोई एक अर्थ एक से ज्यादा अर्थ दे रहा हो, तो वो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। जैसे मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, यहाँ जो एक कलिया शब्द है ये 2 अर्थ दे रहा है। एक कलिया के फूल बनने से पहले जो कली खिलती है, फूल की कली, वो कली, और दूसरा कलिया का अर्थ क्या है कि यौवनावस्था से पहले की अवस्था। तो यहाँ ये बताया कि जब देखो कि युवावस्था से पहले ही किसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय का वर्णन किया है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अर्थात यहाँ पर कलिया शब्द 2 अर्थ दे रहा है। एक कलिया फूल की कली, दूसरी कलिया युवावस्था से पहले की अवस्था। इसी प्रकार रहीम जी का बहुत प्रसिद्ध है, रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। अब रहीम जी यहाँ पानी के बारे में कह रहे हैं कि पानी हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। अगर पानी चला जाए तो पानी के बिना सब बेकार है, चाहे वह मोती हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो चून हो। अब ये पानी 3 अर्थ दे रहा है। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, आभा, और मनुष्य के लिए क्या है, विनम्रता, स्वाभिमान, सम्मान, और चून के लिए एक तरल पदार्थ जो हम पीते हैं। अर्थात पानी शब्द कितने अर्थ दे रहा है, 3 अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का अर्थ क्या हुआ, जहां कोई शब्द एक से अधिक अर्थ दे वो श्लेष अलंकार। इसके साथ अगला है उपमा अलंकार। पहले उपमा का अर्थ समझ लो। उपमा का अर्थ है तुलना करना, किसी की किसी के साथ तुलना करना। अर्थात इसकी परिभाषा होगी, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के कारण उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए, उसे हम उपमा अलंकार। जैसे चंद्रमा किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए। तो किसी को अगर हम कहेंगे चंद्र सा मुख, तो मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा के साथ। तो ये कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। जैसे, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बेटा, इसमें योजक चिन्ह होता है, चंद्र सा मुख। या देखो ये योजक चिन्ह आ रहा है कि चंद्रमा के जैसा मुख। एक है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। ये तुलना की गई है मन की किसके साथ की है, पीपल के पत्ते। एक सागर सा गंभीर, आप ध्यान देंगे, सागर सा गंभीर। तो यहां योजक चिन्ह है और सा उसकी तुलना बता रहे हैं।
सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताऊंगी, उपमा अलंकार आपको पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे बड़ी बात इस अलंकार की, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, किसी की, जिसकी तुलना की जा रही है उसको हम बोलते हैं उपमेय, और जिसके साथ की जा रही है वो होता है उपमान। और इस अलंकार में सबसे बड़ी बात है सा, से, सी आदि शब्द मिलते हैं लगभग। आप लगभग देखोगे योजक चिन्ह होगा उसमें, और योजक चिन्ह के साथ सा से सी शब्दों का प्रयोग होगा। जहां आपको योजक चिन्ह और सा से सी मिले, आप ये समझ ले वो उपमा अलंकार है। या फिर कई बार योजक चिन्ह नहीं होता तो आप ये समझोगे, उसको अर्थ करोगे तो उसमें किसी की किसी के साथ तुलना की जा रही है, तो वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसके बाद अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। मैं आपको बताना चाहूंगी उपमा रूपक ये मिलते जुलते ही अलंकार है, थोड़ा सा ही अंतर है, बस आपको पहचानना है। कैसे? इसमें भी वही बात है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की अधिकता के कारण, अर्थात उसमें इतने गुण हो कि उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाता है। जो उपमेय है वो उपमान का ही रूप ले लेता है। चरण कमल बंदौ हरिराई, कि यहाँ इस पर ध्यान देंगे आप सभी। चरण कमल के यहाँ चरणों को कमल के समान नहीं कहा है, सा से सी नहीं है, इसमें सीधा कमल कह दिया है। और इसमें योजक चिन्ह होता है, जैसे मैंने आपको बताया उपमा में भी योजक चिन्ह के साथ सा से सी होते हैं, लेकिन इसमें सा से सी नहीं होते। आप इसकी पहचान रखोगे। उपमा में योजक चिन्ह के साथ सा से सी होते हैं, लेकिन रूपक में योजक चिन्ह तो होगा लेकिन सा से सी नहीं होगा। अर्थात जो उपमेय है, यहाँ उपमेय क्या है? चरण, और उसकी तुलना किससे होती है? कमल से। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उपमेय ने उपमान का ही रूप ले लिया, चरणों को ही सीधा कमल कह दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं, क्या मैं तो चंद्रमा खिलौना लूंगा। यहाँ चंद्रमा के जैसा खिलौना नहीं मांगा उसने, चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया। अर्थात उपमेय ने उपमान का ही रूप ले लिया। तो वो कौन सा अलंकार है हमारा? रूपक अलंकार। क्लियर हो गया? उपमा अलंकार में सा से सी होते हैं और योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह के साथ सा से सी। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होगा? योजक चिन्ह तो मिलेगा आपको, लेकिन सा से सी नहीं होगा, अर्थात तुलना नहीं होगी उसकी, उसका रूप ही ले लेगा, तो वो रूपक अलंकार। उसके बाद अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं आपको बताना चाहूंगी ये भी इन्हीं के जैसा ही अलंकार है। उपमा में तुलना की जाती थी, रूपक में उपमेय उपमान का ही रूप ले लेता है, और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। क्या है? व्यक्ति या वस्तु के गुणों के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे, और इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, जैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हम कल्पना करते हैं तो अब ऐसे ही करेंगे ना, मानो ऐसा लग रहा था, मानो ये हो, कि वो ऐसा लग रहा था मानो। उसका एक उदाहरण हम देंगे। मारे क्रोध के लगे तनु उनका कांपने, मानो समुद्र हिलोरे ले रहा हो। अर्थात कि गुस्से के कारण उसका शरीर ऐसे कांपने लगा कि मानो समुद्र हिलोरे ले रहा हो। वहां समुद्र था तो नहीं, एक कल्पना की गई थी। दूसरा, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ाओ। यहाँ कल्पना की गई है कि किसी का सिर वहां फट गया चोट लगने के कारण, और उसको देखकर ऐसे लग रहा था मानो अरुण माने लाल, के लाल रंग का घड़ा हो। मतलब सिर हमारा गोल होता है घड़े के समान, और जब वो खून से लथपथ होगा तो उसकी कल्पना कैसी की गई है कि मानो लाल रंग का घड़ा हो। वास्तव में घड़ा तो नहीं था ना, वो एक कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है। और सबसे बड़ी पहचान इसमें मानो, जानो, मनहु, जनऊ, ज्यों जैसे आदि शब्दों का प्रयोग
किया जाता है, इससे हमें पता लग जाता है, पहचान हो जाती है कि ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। उसके बाद हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। देखो इसके नाम से ही हमें इसका अर्थ पता लग जाएगा। मानव से हमारा क्या बना? मानवीकरण। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब चेतन अचेतन, चेतन मतलब जो जिनमें जान हो, प्राण हो, अचेतन जिसमें ना हो, अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं को एक मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। जैसे बादल आए बन ठन के, यहां कवि बादलों के बारे में कह रहा है कि बादल बन ठन के सज धज कर आ गए, अर्थात बादल को एक मनुष्य की तरह दिखा दिया बादलों को कि वो सज धज के संवर के आ गए। तो ये मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर बादल, तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। इसी तरह एक और उदाहरण देती हूं मैं आपको। आसमान से संध्या सुंदरी उतरी नीचे धीरे धीरे, कि शाम का समय है और जब संध्या काल नजदीक आता है तो कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान से संध्या सुंदरी उतरी नीचे धीरे धीरे। संध्या काल को एक सुंदरी का रूप दे दिया कि सुंदरी ऊपर से नीचे धीरे धीरे उतरती आ रही है, तो वो मानव की तरह व्यवहार कर रही है संध्या। या फिर लो ये लतिका भी भर लाई रस की गागर। लतिका यानी बेल, बेल में जब रस भर जाता है, फूलों में रस आ जाता है, तो उसके बारे में कवि कह रहा है कि लो ये लतिका भी रस की गागर भर के ले आई है, अर्थात उसे एक मनुष्य की तरह दिखा दिया, एक स्त्री की तरह दिखाया है। जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं को एक मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बाद अगला अलंकार होगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत आसान है, इसकी पहचान करना बहुत है। कैसे बनाए? अतिशयोक्ति को देखो आप कैसे बनाए। अति जमा शय जमा उक्ति, ये संधि करके हमारा बन गया अतिशयोक्ति। अति मैंने बहुत अधिक, शय मैंने बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कही गई बात। जब कोई कवि किस बात को, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है जिस पर यकीन करना संभव नहीं होता, वहां अतिशयोक्ति अलंकार। अब तुलसीदास जी का ही ले लीजिए एक उदाहरण। तुलसीदास जी वो लंका दहन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप देख क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। ऐसा संभव नहीं हो सकता। अरे कम से कम आग तो लगे, आग लगेगी तभी तो भागेंगे राक्षस और लंका जलेगी। यहाँ तो तुलसीदास जी कह रहे कि आग लगी भी नहीं थी, तो ये अतिशयोक्ति होगी, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया तुलसीदास जी ने। तो जहां पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार। इसी का एक और उदाहरण मैं बताऊंगी आपको। राणा का घोड़ा आपने सुना होगा, चेतक, उसकी बहुत तारीफ की गई है। यहाँ पर बात कर रहे हैं राणा के घोड़े की तारीफ कर रहे कवि कि आगे नदियां बड़ी अपार, चेतक राणा खड़े थे इस पार, राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक था उस पार। अब ये क्या कह रहे कवि कि राणा खड़े हैं घोड़े पर और उसके सामने बहुत बड़ी अपरंपार, बहुत बड़ी नदी है, और राणा भी सोच रहे थे कि इस नदी को कैसे पार करें, और उनकी पुतली माने आंख की नजर अभी घूमी भी नहीं थी कि चेतक ने वो नदी पार भी कर ली थी। अर्थात चेतक के बारे में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इस पर यकीन हम नहीं कर सकते। देखो ये साकेत नगरी कर रही स्वर्ग से बातें, कि साकेत नगरी को देखो ये तो स्वर्ग से बातें करती है, इतनी ऊंची है, तो ये भी संभव नहीं है। अर्थात इसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहां किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 9 पर है अन्योक्ति अलंकार। इसी की तरह मिलता जुलता है ये अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मैंने बताया था अति जमा शय जमा उक्ति, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति। और अन्योक्ति हो गया हमारा अन्य जमा उक्ति, यानी किसी अन्य कथन के माध्यम से जब कोई बात की जाए तो वो अन्योक्ति अलंकार। अर्थात जब परोक्ष के माध्यम से, परोक्ष जो हमारी आंखों के सामने नहीं है और प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने है,
जब परोक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष की बात की जाए तो वो अन्योक्ति अलंकार। इस अलंकार को समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही छोटी सी और एक रोचक कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनकर आपको ये बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी हमारे हिंदी साहित्य के जो रीति काल के बिहारी कवि थे, रीति मुक्त कवि, प्रसिद्ध कवि थे ये। इनके जीवन के से संबंधित है। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध अन्योक्ति अलंकार का दोहा लिखा है। रीति काल में जब बिहारी जी राजा जय सिंह के पास जाते हैं काम के लिए, काम की तलाश में, उनका था कि राजा के दरबार में अगर मुझे दरबारी कवि नियुक्त कर लिया जाएगा तो भरण पोषण अच्छा हो जाएगा। वहां बिहारी जी जाते हैं दरबार में, तो वहां देखते हैं राजा उपस्थित ही नहीं है दरबार में, और उनके दूसरे जो दरबारी कवि हैं वो उसको बताते हैं बिहारी जी को कि राजा तो दरबार में आ ही नहीं रहे हैं। अब कारण पूछने पर पता लगता है कि राजा का नया नया विवाह हुआ है और उनकी जो पत्नी है जिसके साथ विवाह हुआ है वो एक नवोढ़ा नायिका है। नवोढ़ा नायिका का अर्थ होता है जो नायिका 18 वर्ष से कम आयु की है, उसको हम नवोढ़ा नायिका बोलते हैं। और राजा अपने महल में ही रहते हैं, वो दरबार में नहीं आते। इस पर बिहारी जी ने एक दोहा लिखा और कहा कि ये मेरा दोहा एक बार राजा तक पहुंचा दिया जाए। राजा ने वो दोहा पढ़ा और उस दोहे का इतना प्रभाव पड़ा उन पर कि वो तुरंत दरबार में उपस्थित हो गई। और वो दोहा क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। क्या लिखा था बिहारी जी ने? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकस इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात बिहारी जी ने राजा जय सिंह के पास एक भंवरे और एक कली को संबोधित करते हुए एक दोहा लिखा था। वो क्या लिखते हैं कि ए भंवरे, इस कली में ना तो अभी पराग है, नहीं विकास हुआ है इसका पूर्ण रूप से, और तू अभी से इसके साथ इतना बंध गया है, जब पूर्ण रूप से ये विकसित होगी तब तेरा क्या हल होगा। अर्थात बिहारी जी ने भंवरे और कली के माध्यम से राजा जय सिंह को उनकी बात कही। यहाँ परोक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष की बात की गई है, तो कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार। और अंतिम अलंकार है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। पुनर्जमा उक्ति, जब किसी शब्द को दोहराया जाए केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कि कविता का प्रवाह अच्छा हो, वो बोलने में अच्छी लगे, वो सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे, और उसमें जब कोई किसी शब्द को दोहराया जाता है तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। जैसे हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते आ विप्लव के वीर। यहाँ निराला जी की कविता से है ये। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो हिल हिल के, खिल खिल के, हाथ हिला के तुझे बुला रहे हैं, क्या बादल तू आ और बारिश कर। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आसमान से संध्या सुंदरी उतरी धीरे धीरे, वो धीरे धीरे शब्द दोहराया था केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जब किसी शब्द को दोहराया जाता है जिससे उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ ज्यों का त्यों रहता है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। तो ये एक बार फिर से हम करते हैं दोहराई, 1 मिनट की फटाफट दोहराई। सारे के सारे अलंकारों की आपको पहचान बताऊंगी ताकि आपको दोबारा से दिमाग में ये याद हो दे। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रे 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 की आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। उसके बाद अगला है हमारा यमक। यमक का अर्थ होता है दो। जब कोई शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है तो वो कौन सा अलंकार होगा? यमक। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है बादल, दूसरा घटा का अर्थ है घटना, कम होना। उसके बाद अगला अलंकार श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब किसी शब्द के एक के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? श्लेष अलंकार। जैसे मैंने आपको रहीम जी का उदाहरण दिया था, रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थ दे रहा है। पानी का मोती के लिए अर्थ है चमक, आभा, कांति। पानी का मनुष्य के लिए अर्थ है विनम्रता, सम्मान, स्वाभिमान। और पानी का चून के लिए अर्थ है यहाँ पर पीने का तरल पदार्थ। उसके बाद अगला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना, किसी की
किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे के साथ तुलना करना। इसकी मैंने आपको सबसे बड़ी पहचान बताई थी, सा, से और सी होते हैं और उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए और सा से सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप पहचान करने में आपको बहुत आसानी होगी। उपमा अलंकार, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, कि फूल के समान जो कोमल बच्ची है वो राख की ढेरी हो गई थी। चंद्र सा मुख, है ना, कमल से नयन, जहां पर सा से सी और योजक चिन्ह आ रहा है वो कौन सा अलंकार होगा हमारा, उपमा अलंकार। इसी में थोड़े से गुण बढ़ के आ गया हमारा रूपक अलंकार। इस अलंकार में योजक चिन्ह तो होता है लेकिन सा से सी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, भेद खत्म हो जाता है, दोनों का तुलना रहती नहीं है, एक हो जाते हैं वो। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हे प्रभु मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कमल के समान चरण नहीं, सीधा चरणों को कमल कह दिया। जब उपमान उपमेय उपमान का रूप ले ले तो वो रूपक अलंकार। अगला अलंकार मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, होता नहीं है, कल्पना की जा रही है। और सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको इसकी बताई थी, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, जैसे आदि शब्दों का अगर प्रयोग हो तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना की जा रही है, कल्पना करी जा रही है। उसका सिर फट गया ऐसे मानो अरुण रंग का घड़ा हो, कि उसका सिर फटकर ऐसा हो गया कि मानो लाल रंग का कोई घड़ा हो। मारे क्रोध के तनु उनका लगा कांपने, मानो समुद्र हिलोरे ले रहा हो, कि गुस्से के कारण उनका शरीर ऐसे कांपने लगा कि मानो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो। तो कल्पना की गई है समुद्र की, लाल रंग के घड़े की, वास्तव में वो वहां है नहीं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है, मानो जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद मैंने आपको बताया था मानवीकरण अलंकार, बहुत आसान, जहां प्राकृतिक वस्तुओं को एक मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार। बादल आए बन ठन के सज धज के बादल बन ठन के सज धज कर आ गए हैं। संध्या सुंदरी उतरी नीचे धीरे धीरे, कि संध्या सुंदरी आसमान से नीचे धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद अगला अलंकार है हमारा अतिशोक्ति। अतिशोक्ति मैंने आपको बताया था, जहां किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाएगी। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में जब हम किसी की बात सुनते हैं और उस पर विश्वास नहीं होता तो हम यही कहते हैं कि फेक रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही बात आप दिमाग में रखोगे, जहां किसी कथन को, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जिस पर यकीन करना संभव ही ना हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अतिशोक्ति अलंकार। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गई निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। तो ऐसा हो नहीं सकता, बिना आग लगे कैसे जलेंगे, तो वो अतिशोक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार मैंने बताया था, किसी अन्य उक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष की बात की जाए, सामने वाले को स्पष्ट ना कहकर कोई और उदाहरण दे के बात की जाए, तो वो अन्योक्ति अलंकार मैंने बिहारी जी का दिया था। ये एक और उदाहरण है, माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काले हमारी बारी। के माली को आते देख के कलियां पुकारती हैं कि फूल फूल सारे चुन लिए, कल हमारी बारी है। अब यहाँ पर दो अर्थ है, एक तो फूल से पहले की कलियां, दूसरा या युद्ध की विभीषिका की बात कर रहे हैं कि अब सब सारे मारे गए, जो जवान थे वो मारे गए, अब बच्चों की बारी है। समझ में आया? अन्य उक्ति के द्वारा किसी अन्य कथन के माध्यम से सामने वाले से बात की जाए, प्रत्यक्ष बात की जाए, वो अन्य उक्ति अलंकार। और पुनरुक्ति प्रकाश तो बहुत आसान है, जहां केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी शब्द को दोहराया जाता है, जिससे कविता का प्रवाह अच्छा लगे, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में कविता अच्छी लगती है और उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हिल हिल खिल खिल, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी,
होले होले, ऐसे शब्दों का जब दोहराया जाता है कविता में, उससे कविता की सुंदरता बढ़ती है। तो वो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपने देखा अभी हमने अलंकार किए, कितने हमने सरल और सहज तरीके से इनको कर लिया है। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अलंकारों को देख के आप घबराइए नहीं, और ये इतने हल्के में भी इनको मत लो कि आप इनको छोड़ ही दो। एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में। अगर आप दो दो अंक छोड़ने लगोगे तो बहुत सारे छूट जाएंगे ऐसे तो। अब अलंकार जब आप सरलार्थ करोगे तब आपको अलंकारों की जरूरत होगी। आप पहचाने नहीं कर पाओगे तो सरलार्थ कैसे कर पाओगे, कैसे लिखोगे? उसके बाद काव्य सौंदर्य आता है, उसमें भी आपको अलंकारों की पहचान करनी होगी। और अलंकार तो एवरग्रीन है, आपको पता है ना, जिसका कभी फैशन नहीं जाता। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कॉलेज के बाद किसी भी उसकी प्रतियोगिता की वो कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो अलंकार तो आपको हमेशा याद करने ही पड़ेंगे। तो मैंने अभी बहुत प्रयास किया अपना कि आपको हल्के फुल्के मूड में समझा सकूं, ज्यादा गहराई में ना जाकर। हमें हल्के से भी अगर अलंकारों की पहचान हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे नंबर देने वाले हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे अलंकार। अगर समझ में आ गए हैं सही से तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।